एवरीबडी, आई होप एवरी वन इज़ फाइन। ये वीडियो आपको आज शाम को मिल जाएगी। मैं आज बना रहा हूँ आज की डेट में 1 फ़रवरी को। तो इसमें बेसिकली हम 1 साल के करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि पॉलिटी में क्या क्या करंट अफेयर्स हमारे पूरे ईयरली कवर हुए हैं। सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स हैं, सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो बेसिकली पहले तो मैंने ये बताया कि पॉलिटी को पढ़ा कैसे जाए, ये पहले पार्ट में पूरा कवर कर दिया था मैंने। फिर हमने बताया कि इस वीडियो में हम कुछ पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगा मैं। पहला पार्ट अपलोडेड है, आज सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने ये कवर करा बेसिकली जो इम्पोर्टेंट था मीन्स पर्सपेक्टिव व्यू से, और जिसकी अंडरस्टैंडिंग हर किसी को होनी चाहिए वो कवर करा। फिर आज हमारा गोल है कि ये एक्ट्स को हम कवर कर लें। ट्राई करते हैं जितनी लंबी वीडियो बनती है। तो ये हमने पहली वीडियो में कवर करा, ठीक है। न्यूज़ेस इन लाइमलाइट कौन कौन सी थी, एक गवर्नर्स असेंट टू स्टेट बिल और 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग बात करी जो था 2025 का। तो ये हमने प्रॉपर कवर करा, ये केस था इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी हमने। जिन ने वीडियो देखी उनको प्रॉपर समझ आया होगा, और जहाँ पे ना आया हो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। पूरी मैंने टाइमलाइन वगैरह सब बता दी थी, आप इसको हर जगह कोट कर सकते हैं। और फिर 130 CAA के रिगार्डिंग भी बात करी थी। तो आज है इसी सीरीज़ का पार्ट 2, जिसमें हम एक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से एक्ट्स न्यूज़ में थे। तो आप पहले एक्ट्स की हेडिंग बना लीजिए कि कौन कौन से थे। सबसे पहला एक्ट था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का। फिर दूसरा था बैंकिंग लॉ के रिगार्डिंग। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आपको मैं नोट करवा दे रहा हूँ कि कौन कौन से थे। ये ए से अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, ये भी 2025 का था। फिर था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2025। शांति एक्ट था, ये इम्पोर्टेंट एक्ट है। शांति एक्ट था 2025, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनेगा इस बार, मेरे को चांसेस लग रहे हैं। फिर IT अमेंडमेंट एक्ट, ये भी था 2025। फिर और थे इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जम्पशन ऑर्डर, ये भी था 2025 का। फिर मनरेगा को जिसने रिप्लेस करा VBG रामजी एक्ट, ये भी था 2025 का, ठीक है। फिर था एक सबका बीमा सबकी रक्षा, इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट, इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025। इसके अलावा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट था। फिर पॉक्सो एक्ट के बारे में है। फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का। ठीक है। फिर था प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल, ये भी 2025 के रिगार्डिंग है। फिर आया था एक नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, फिर एक था पेसा एक्ट, फिर एक था नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट एक्ट, ये भी 2025 का था। फिर एक था जन विश्वास अमेंडमेंट बिल,
ये भी 2025 का था। तो ये सारे एक्ट्स हमने इस वीडियो में पढ़ने हैं। तो अगर आपको ये सारे एक्ट्स के बारे में नॉलेज है तो आप ये वीडियो मत देखना, आपके लिए यूज़फुल नहीं होगी। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो पे बने रहिए, आपको प्रॉपर एकदम समझ आएगा। ठीक है, तो मैं जितना हो सकता है आज उतना कवर करूँगा। मैक्सिमम 30 मिनट्स की वीडियो रखेंगे, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट करेंगे, ऐसी कोई हमारे पास इशू नहीं है। एक वीडियो मैंने सोचा था आज MCQ की भी लेके आएंगे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। तो आप ये देखिए, पहले जितने मैक्सिमम एक्ट्स हम कवर कर सकते हैं उसको कवर करने का हम ट्राई करेंगे आज। तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आप सबने बहुत न्यूज़ में सुना होगा और आपको इसके बारे में प्रॉपर पता भी होगा। ठीक है, ये जो एक्ट पास करा गया है, ये जो पुराना क्या था, पुराना इसका ये नाम था वक्फ एक्ट 1923। फिर एक और आया, इसको जब अमेंड करा गया तो इससे ये बना वक्फ एक्ट 1995, और जब अब इसको अमेंड करा गया है तो ये बना है। ठीक है, तो इस एक्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, पहले क्या क्या चीज़ें थी, अब क्या क्या चेंजेस आई हैं, तो नए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में आया है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे मेन चीज़ जो इसमें थी वो था वक्फ बाय यूज़र। पहले ये था, अब इसको ख़त्म कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, अब वक्फ बाय यूज़र का मतलब जानते हैं हम। ठीक है, आपको पता है वक्फ बाय यूज़र का मतलब? इसका मतलब बेसिकली ये है कि मान लो एक ज़मीन है, उसमें पहले से मदरसा बनी हुई है, जहाँ डेड बॉडीज़ को गाड़ते हैं, कब्रिस्तान बना हुआ है, तो वो लंबे समय से जो चली आ रही हैं बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, वो आज की डेट में भी चलती हुई आएंगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी पहली। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, जो ट्राइब्यूनल था, इनकी एक अलग ट्राइब्यूनल थी वक्फ ट्राइब्यूनल, उसका जो डिसीज़न होता था वो फाइनल होता था, उसके अलावा कहीं भी अपील नहीं करी जा सकती थी। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम थी, और जो वुमेन्स थी उनके जो राइट्स हैं उनको इग्नोर करा जाता था। ठीक है, और सबसे मेन बात, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, अब जो ये नया अमेंडमेंट आया है, ये सारी प्रॉब्लम पहले थी, ये थी प्रॉब्लम। भाई एक जने ने कमेंट करा था राइटिंग का इशू है, भाई थोड़ा मैनेज कर लेना यार, क्योंकि इसमें राइटिंग प्रॉपर मेरी बनती नहीं है। ठीक है, और मैं जल्दबाजी में आपको समझा रहा हूँ कि आपको प्रॉपर समझ आ जाए, मेरी आवाज़ पे फोकस करना। तो अब देखो, अब क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो मेरी प्रॉब्लम थी। अब मैं आपको बताता हूँ चेंजेस क्या क्या आए हैं इसमें। जो सबसे पहला चेंज आया है मेरा, कि जो वक्फ बाय यूज़र था, जो मेरा वक्फ बाय यूज़र था उसको ख़त्म कर दिया गया है। जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होंगी, जो भी होंगी, उनके लिए अब चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और रजिस्टर्ड होनी चाहिए वो। ठीक है, ये पहला चेंज करा। दूसरा चेंज क्या करा गया भाई, दूसरा चेंज करा गया कि वुमेन्स के राइट को, जो वुमेन्स के राइट होंगे उनको क्लियर करना है। ठीक है, वुमेन्स के राइट, कौन कौन सी वुमेन, जैसे कई वुमेन विडो के राइट्स को, ऑर्फन के राइट को और डॉटर के राइट को। पहले वुमेन्स के राइट को बेसिकली इग्नोर करा जाता था, बट अब इग्नोर नहीं करा जाएगा जब तक इनकी राइट्स क्लियर ना हो। जब तक इनके राइट्स क्लियर ना हो तब तक वो वक्फ
नहीं बन सकता। जब तक वुमेन्स के राइट क्लियर ना हो तब तक वो वक्फ नहीं बन सकता। अगला क्या करा गया, ठीक है, गवर्नेंस में इंक्लूसिविटी करी गई। मतलब समझाता हूं, पहले क्या होता था कि जो इनके मेंबर्स होते थे वो सारे मुस्लिम्स होते थे। आज की डेट में क्या चेंजेस आए हैं कि 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे ही होंगे वक्फ बोर्ड में, मैंडेटरी कर दिया। 2 नॉन मुस्लिम्स वक्फ बोर्ड में होने ही होने चाहिए। और क्या बोला गया कि और एटलीस्ट 2 बोला है, ठीक है, एटलीस्ट 2, तो मैंने 2 बोल दिया यहाँ पे। और क्या बोला गया कि एटलीस्ट 2 मुस्लिम वुमेन भी होनी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 2 मुस्लिम वुमेन भी होनी चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए किस किस से? रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए शिया के, बोरा के और बैकवर्ड क्लास के। इनके लिए एक वर्ड आता है, याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकता है, पशमंदा, ठीक है, कि इनके रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, ठीक है, समझ गए। और क्या क्या करा गया, इसको यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जगह ख़त्म हो रही है। चेंजेस, पहला ये करा गया, दूसरा ये करा गया, तीसरा ये करा गया, ठीक है, 3 ही लिखे हैं ना अभी तक, चौथा यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। चौथा चेंज क्या करा गया? चौथा चेंज करा गया कि जो सर्वे कमिश्नर था, पहले क्या हुआ करता था, सर्वे कमिश्नर हुआ करता था, ठीक है, सर्वे कमिश्नर हुआ करता था, उसको रिप्लेस कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पूरी सर्वे पावर दे दी गई, ठीक है, सर्वे पावर दे दी। और क्या दिया गया कि ये डिसाइड करेगा कि जो लैंड है, वो जो लैंड है मेरा, वो गवर्नमेंट का है या वक्फ का है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये पावर दे दी गई और सर्वे ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को थी ये पावर दे दी गई, ठीक है। पहले सर्वे कमिश्नर होता था, सर्वे कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से रिप्लेस कर दिया गया। और पांचवा क्या बोला गया, जुडिशरी के रिगार्डिंग, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अब बोला गया कि जो ट्राइब्यूनल का डिसीजन होगा, पहले क्या था, इनकी एक ट्राइब्यूनल थी, इनका एक ट्राइब्यूनल बोर्ड था, उसका डिसीजन फाइनल रहता था। अब बोला गया कि जो ट्राइब्यूनल है उसका डिसीजन फाइनल नहीं होगा, आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं 90 डेज तक, 90 डेज के अराउंड, ठीक है। 90 डेज से ज़्यादा हो जाते हैं तो अपील नहीं करी जाएगी। और क्या बोला गया, और भी बोला गया, 7वां, 6 हो गए थे ना, हाँ 5 ही हुए हैं, ठीक है। 6th पॉइंट यहाँ लिख देते हैं। 6th पॉइंट में क्या बोला गया कि डिजिटलाइजेशन करा जाएगा, डिजिटाइजेशन करा जाएगा, ठीक है, डिजिटाइजेशन करा जाएगा। डिजिटाइजेशन में क्या बोला गया कि ये मैंडेटरी है, ठीक है। जितने भी मुतावल्लीज हैं, जितने भी मुतावल्लीज हैं, मुतावल्लीज को केयर टेकर बोला जाता है, लेकिन मैं इस एक्ट के रिगार्डिंग बोल रहा हूँ। जितने भी मुतावल्लीज हैं उनको अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना पड़ेगा डिजिटल पोर्टल में, ठीक है, विद इन 6 मंथ। मुतावल्लीज को अपनी प्रॉपर्टी को, जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उनको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा डिजिटल पोर्टल पे, ठीक है, विद इन 6 मंथ डेडलाइन पीरियड। समझ गए? तो इतनी चीज़ें समझे। एक चीज़ और है इसमें, और वो बोल देता हूँ मैं आपको। और अगर फाइनेंशियल ओवरसाइट के लिए बोला गया कि मैंडेटरी है कि अगर 1 लाख प्लस से उसकी इनकम है तो CAG का ऑडिट होगा ही होगा, ठीक है। क्या है कि अगर 1 लाख प्लस से ₹1 लाख प्लस इनकम है तो उसमें CAG का ऑडिट होगा ही होगा, ठीक है।
अब इसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज बनते हैं, वो मैं आपको बोल देता हूँ, आप ये स्लाइड पे नज़र डालो और आंसर उसके देते रहना, ठीक है। पहला बोला गया क्या, पहला क्वेश्चन है, क्या वक्फ ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल होगा एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना है या खुद लिखना, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। आप आज की डेट में जो ट्राइब्यूनल, पहले क्या था कि ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल था, अपील नहीं थी, बट अब जो बोला गया ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल नहीं होगा, अपील आप कर सकते हो हाई कोर्ट में, ठीक है। 90 डेज का टाइम पीरियड बोला गया। और दूसरा क्वेश्चन सुनो, क्या इसने रिप्लेसमेंट ऑफ सर्वे कमिश्नर विद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हाँ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि जो पहले सर्वे कमिश्नर था उसको रिप्लेस कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, और उसको सर्वे की पावर भी दे दी गई, और वो डिसाइड करेगा कि जो लैंड है वो गवर्नमेंट का है या वक्फ का है। तीसरा क्वेश्चन सुनो, क्या मैंडेटरी डिजिटाइजेशन बोल दिया वक्फ प्रॉपर्टीज़ का, हाँ ये भी मैंडेटरी बोल दिया गया, जितने भी मुतावल्लीज हैं उनको प्रॉपर्टी का डिजिटाइजेशन करना होगा डिजिटल पोर्टल के अंदर विद इन 6 मंथ पीरियड, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन सुनो, क्या मैंडेटरी है कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स का वक्फ बॉडीज में अपॉइंटमेंट होना, इंक्लूजन होना, ठीक है। तो हाँ 2 नॉन मुस्लिम्स होंगे और वुमेन्स भी होंगी मुस्लिम, इनको मैंडेटरी बोल दिया गया है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन सुनो, क्या वक्फ इंस्टीट्यूशन जो 1 लाख से ज़्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं वो ऑडिट में आएंगे सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय सीएजी, हाँ इसका आंसर भी यस है। मैंने आपको यहाँ पे बताया ये कि जो 1 लाख से प्लस इनकम अर्न कर रहे हैं वो सीएजी ऑडिट के अंदर आएंगे ही आएंगे। और एक क्वेश्चन और सुनो कि जो कंट्रीब्यूशन होगा वक्फ इंस्टीट्यूशन का वक्फ बोर्ड में उसको कम करा गया है, हाँ उसको भी कम कर दिया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैं आपको ये पूरा आर्टिकल समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले आर्टिकल में। अब देखो एक ही आर्टिकल में 17 मिनट के अराउंड लग गया, और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर इससे क्वेश्चन आया इससे बाहर नहीं बनेगा, आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाना बस। अब बैंकिंग लॉ के बारे में बात करते हैं कि बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट किस सिलसिले में आया, ठीक है, ठीक है। अब इसको आप मैं पूरा बताता हूँ, आपको अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये जो एक्ट है बेसिकली ये जो हमारे बैंकिंग सेक्टर्स हैं ये फॉलो कर रहे थे 50 साल पुराना 50 ईयर ओल्ड बैंकिंग रेगुलेशंस, तो उसको रिप्लेस करने के लिए या अमेंड करने के लिए ये एक्ट आया है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बोला गया है कि हम इसको डिजिटलाइजेशंस करेंगे, ऑडिट स्टैंडर्ड्स करेंगे, तो ये इस चर्चा में आया हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि 1960s के जो बैंकिंग लॉस थे, 1960s के बैंकिंग लॉस थे, ठीक है, उनको डिजिटल इंडिया के लिए आउटडेटेड करने के लिए, डिजिटल इंडिया के लिए आउटडेटेड करने के लिए ये एक्ट आया है, ठीक है। समझ गए, समझ गए होगे इतना तो, ठीक है। अब इसमें मेजर रिफॉर्म्स क्या क्या हैं वो समझ लो। अब इसमें मेजर रिफॉर्म्स क्या क्या आए हैं वो समझ लो आप। सबसे पहला है कि नॉमिनेशन का, नॉमिनेशन में क्या रिफॉर्म आया है। नॉमिनेशन में पहले ऐसा था कि सिंगल नॉमिनी होता था, ठीक है। आज की डेट में क्या कर दिया कि अब 4 नॉमिनीज हो सकते हैं। कितने? 4 नॉमिनीज हो सकते हैं, पहले एक हुआ करता था, अब 4 नॉमिनीज हो सकते हैं। किसके लिए हो सकते हैं ये नॉमिनीज? बैंक अकाउंट के लिए और लॉकर्स के लिए, ठीक है। या तो अब इनमें 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो ये सक्सेसिवली होंगे, मतलब सक्सेसिवली मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे, या साइमल्टेनियसली होंगे। ये जो 4 नॉमिनीज होंगे ये किस बेसिस पे होंगे? या तो सक्सेसिवली होंगे या साइमल्टेनियसली होंगे। सक्सेसिवली मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे कि इसकी प्रायोरिटी मैंने ज़्यादा कर दी, उसकी कम कर दी। और जो साइमल्टेनियसली होंगे या परसेंटेज वाइज होंगे, मतलब मान लो एक को मैंने 90% दे दिया, एक को मैंने 25% दे दिया, 4 नॉमिनीज में से, ठीक है। अब अगले में बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्या बोला गया? अगला क्या बोला गया कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स के रिगार्डिंग है, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स जो इसका मैक्सिमम टेन्योर था
जो इसका कोऑपरेटिव बैंक्स था उसके डायरेक्टर का जो मैक्सिमम टेन्योर था पहले वो 8 साल था, अब उसको 8 साल के बदले 10 साल कर दिया गया। ठीक है, इसको अलाइन करा गया है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, अब तीसरा चेंज भी आया होगा कुछ, हाँ तीसरा चेंज भी आया है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब आप सोचोगे कि ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है, अब मैं आपको इसको पहले समझा देता हूँ, फिर आपको प्रॉपर इसके बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट, मतलब तुम अगर लोन ग्रांट कर रहे हो तो उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट होगा। ठीक है, मतलब मान लो एक एग्जांपल से बताता हूँ, तुम एक बैंक के डायरेक्टर हो, समझो तुम एक बैंक के डायरेक्टर हो और तुम्हारी खुद की एक कंपनी भी है। ठीक है, पहला केस समझो कि तुम्हारी कंपनी में तुमने 10 से 20 लाख रुपए लगा रखे हैं, पैसे लगाए हैं पर ज़्यादा नहीं लगाए हैं, तो इस केस में गवर्नमेंट बोलती है ठीक है भाई। अब केस दूसरा समझो, इसको ध्यान से सुनना, तुम्हारी कंपनी में तुमने 2 करोड़ या उससे ज़्यादा लगा रखे हैं। ठीक है, पहले केस में क्या था, 10 से 20 लाख लगाए हुए थे, तो गवर्नमेंट बोलती है चल ठीक है भाई, तुम बैंक डायरेक्टर हो और तुमने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी हुई है। दूसरे केस में क्या है, तुम बैंक डायरेक्टर हो बट तुमने अपनी कंपनी में 2 करोड़ या उससे ज़्यादा रुपए की इन्वेस्टमेंट लगा रखी है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी, इस केस में प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट बोलेगी तुम अपनी कंपनी को लोन दिला सकते हो, तुम फेवर भी कर सकते हो, तो जो डिसीजन होगा तुम्हारा वो बायस्ड नहीं आएगा, इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि तुम्हारा यहाँ पर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, ठीक है, तो अगर तुम्हारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो जो लोन होगा वो तुम अप्रूव नहीं कर सकते, तुम मीटिंग में वोट भी नहीं दे सकते, ओवरऑल तुमको क्या होना पड़ेगा, तुमको ओवरऑल साइड होना पड़ेगा। ठीक है, अब पुराना रूल क्या कहता था, पुराने रूल के मुताबिक 5 लाख में पहले सब्सटेंशियल था। ठीक है, 5 लाख में था, अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है 2 करोड़ के द्वारा। रूल पूरा सेम है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, रूल पूरा सेम है, बस इसकी अमाउंट को चेंज करा गया है। समझ गए, तीसरा पॉइंट ये था, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, इसलिए आपको मैंने पूरा प्रॉपर एग्जांपल से समझाया। ठीक है, अगर अभी भी समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। चौथा पॉइंट क्या करा गया, अब चौथा पॉइंट करा गया, ठीक है, चौथा पॉइंट क्या करा गया, चौथा पॉइंट समझते हैं। अब इतना समझ गए ना, अब हाँ, जो अनक्लेम्ड मनी होगी, अब जो तुम्हारी अनक्लेम्ड मनी होगी, ठीक है, जो अनक्लेम्ड मनी होगी तुम्हारी, उनको जैसे मतलब मान लो कुछ शेयर्स होते हैं, कुछ इंटरेस्ट होते हैं, कुछ बॉन्ड्स होते हैं, वो अनक्लेम्ड होते हैं, अनक्लेम्ड एसेट्स। ठीक है, इनको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा IEPF को। IEPF की फुल फॉर्म इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अब IEF को फंड इसलिए ट्रांसफ़र करा जाएगा अनक्लेम्ड मनी का, जैसे कि कौन सा फंड होगा, डिविडेंड, इंटरेस्ट वगैरह, उनको इसलिए ट्रांसफ़र करा जाएगा क्योंकि बाद में जो इन्वेस्टर्स हैं वो इनसे वो फंड ले सकते हैं। समझ गए, ठीक है। अब एक ऑडिटर का भी डाल दिया इसमें कि जो ऑडिटर होगा वो अपनी फ़ीस खुद डिसाइड करेगा। ठीक है, जो PSBs का ऑडिटर होगा, PSB उसको फ्रीडम देती है कि वो अपनी फ़ीस जो है वो खुद डिसाइड करेगा। ठीक है, एक चेंज और आया था कि जो रिपोर्टिंग का डे था, स्ट्रीमलाइन रिपोर्टिंग, न्यूज़ में ही मेंशन था, स्ट्रीमलाइन रिपोर्टिंग का जो डे था उसको शिफ्ट कर दिया गया था। पहले क्या होता था, हर अल्टरनेट फ्राइडे को होता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया कि लास्ट मंथ ऑफ फोर्टनाइट मंथ, ठीक है, लास्ट डे ऑफ द मंथ कर दिया गया। ओवरऑल क्या कर दिया गया, पहले लास्ट फ्राइडे होता था बट करंट में क्या कर दिया गया, लास्ट डे ऑफ द मंथ कर दिया गया। ठीक है, इसको इससे याद रख लेना। पहले तुम्हारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग जब तुम स्कूल में होते थे तब होती होगी, बट हमारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी लास्ट डे ऑफ द मंथ होती थी, तो बेसिकली उससे याद कर लेना गया। अब ये लास्ट डे ऑफ द मंथ क्यों रखा गया कि ओवरऑल पूरे मंथ का जो कॉम्प्लायंस होगा
और डेटा होगा उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए 1 मंथ का पूरा एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये था, आप इसको भी समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। बढ़ते हैं अगले एक्ट में। अरे ये वाले पन्ने में आ गया क्या, इसको मैं इस साइड ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा हाँ, ये टेक्स्ट में है ना, ऐसे ट्रांसफ़र भी तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं तीसरे आर्टिकल में। देखो 2 आर्टिकल समझने में ही 25 मिनट अराउंड लग गए, और मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आप ये आर्टिकल्स प्रॉपर पढ़ लो ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता एग्ज़ाम क्लियर करने से। पॉलिटी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप करेक्ट करके आओगे, इनके प्रॉपर आप नोट्स बना लेना बस। ये भी इम्पोर्टेंट था, वक्फ वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें जो जो मेजर रिफॉर्म्स आए हैं आपको मैंने प्रॉपर बता दिए हैं पूरे। इसमें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट था, तो इसको मैंने आपको पूरा एग्जांपल देके समझाया, ठीक है। अब बढ़ते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की तरफ, ठीक है। ये एक्ट न्यूज़ में क्यों था, ये भी इसलिए ही था। पहले क्या था, हम 20 साल पुराना डिज़ास्टर फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे थे, उसको अब हम चाह रहे हैं कि शिफ्ट कर दें किस में, उसको अब हम चाह रहे हैं कि वो शिफ्ट करके हम रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच की साइड जाएं, ठीक है। रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच की साइड जाएं कि हम प्रॉपर तरीके से प्रोएक्टिव मोड करें, ठीक है, और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच हो, नई नई जैसे AI वगैरह आई हैं, ये सब का हेल्प करें, और मेन चीज़ हम रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, ठीक है। तो ओवरऑल ये भी इसलिए आया था और बैंकिंग वाला भी इसलिए आया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं। इसमें एक 60A सेक्शन आया है, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग मैं आपको MCQ कराऊंगा, उसमें पूरा समझ आ जाएगा। मैं MCQ बोलूँगा मुँह से, उसको आपने बताना होगा बस, ठीक है। अब ओवरऑल क्या था इसमें, चलो बात करते हैं अब इसके बारे में। आ जाओ ये एक्ट में। पहले क्या था, ओवरऑल हमने इसमें शिफ्ट करा है, ठीक है। पहली चीज़ ये देखो, शिफ्ट करा है। पहले क्या करते थे हम, रिलीफ के बाद एक्शन देते थे। आज की डेट में क्या करा है, पहले क्या करते थे हम, रिलीफ के बाद एक्शन, ठीक है। पहले हमारी ये अप्रोच थी। प्रेजेंट डेट में क्या अप्रोच है कि रिस्क रिडक्शन पहले करेंगे हम, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच है, प्रोएक्टिव, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। अब इसमें मेजर की पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहला क्या है, पहले क्या हुआ करता था कि जो एक थी, अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स के रिगार्डिंग था। हेडिंग फॉर्मेट में इससे बना दे रहा हूँ। अगर ये भी आया मीन्स ओरिएंटेड, अगर ये आया कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या वो अमेंडमेंट जो नया 2025 का आया उसमें क्या क्या वो आया, तो आप सबसे पहले डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स डालना, फिर उसमें आप लिख देना, ठीक है, जो NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और SDMA स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनको बना दिया गया, इनको क्या बना दिया गया है, प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है। इनको बना दिया गया प्लानिंग अथॉरिटी। अब पहले कौन थी, आपके मन में एक डाउट ये आ रहा होगा, पहले थी, इस पेन से लिख देते हैं, पहले कौन सी थी, पहले थी नेशनल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसके पास थी जिम्मेदारी, नेशनल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है। अब कौन करेगा, NDA और SDMA को प्लानिंग अथॉरिटी बना दिया गया है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट समझो, ठीक है, इसमें रोल को भी एक्सपेंड कर दिया गया है, ठीक है। रोल को एक्सपेंड कर दिया गया है इन द सेंस कि इसमें रिस्क असेसमेंट को भी इंक्लूड कर दिया गया है। पहले खाली डिजास्टर के रिगार्डिंग था, अब इसमें रिस्क असेसमेंट को भी इंक्लूड कर दिया गया है। रिस्क असेसमेंट में जैसे क्लाइमेटिक रिस्क सारी आ जाएंगी, टेक्निकल असिस्टेंस को भी इंक्लूड कर दिया गया है,
और मेंटेनिंग डिजास्टर डेटाबेस को भी इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, समझ गए? आप ये सब लिख लेना, मैं कुछ कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ बस मुंह से। और अर्बन फोकस पे भी डाला गया है। ठीक है, अर्बन फोकस पे भी डाला गया है, ये मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अर्बन फोकस पे भी डाला गया है। और एक अर्बन डिजास्टर अथॉरिटी, ठीक है, क्या नाम है, अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टेट कैपिटल्स में अपॉइंट करी जाएगी। इसके लिए मैंडेटरी क्रिएशन डाल दिया गया है। ठीक है, कि क्रिएट करनी है, जो कि चेयर्ड करी जाएगी किसके द्वारा, म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना? चौथा पॉइंट देखो, स्टैट्यूटरी बैकिंग और लीगल स्टेटस दे दिया गया है। ठीक है, इस एक्ट ने क्या करा गया है, लीगल स्टेटस दे दिया गया है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को और हाई लेवल कमेटी को। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कई बार एमसीक्यूज वगैरह में। लीगल स्टेटस दे दिया गया है किसको, नेशनल स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दी गई है और लीगल स्टेटस दे दिया गया है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को और हाई लेवल कमेटी को। ठीक है, और अगला पॉइंट देखो, स्टेट को एम्पावरमेंट कर दिया गया है। ठीक है, स्टेट को एम्पावरमेंट कर दिया गया है इन द सेंस कि स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया गया है कि वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपनी खुद की एसडीआरएफ्स। एसडीआरएफ्स पता होगा ना आपको, जब बाढ़ बूढ़ आपके एरिया में आती है तो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस को अलर्ट कर दिया जाता है, तो ये वही है। ठीक है, अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें वो आप देख लो। ठीक है, जो मैं आपसे कह रहा था, छठा ये था कंप्लायंस एनफोर्समेंट। एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी गई है, सेक्शन 60A। ठीक है, सेक्शन 60A में क्या है, इसमें एक पेनल्टी प्रोविजन है। जो 68 है ये पेनल्टी प्रोविजन है जो अलाउ करेगा फाइन्स को कलेक्ट करने के लिए अगर आप डिजास्टर मिटिगेशन डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो समझ गए ना आप इसके बारे में प्रॉपर। ठीक है, अर्बन डिजास्टर अथॉरिटी जो होगी वो मिलियन प्लस सिटीज़ के लिए होगी, समझ गए ना? हाँ, स्टेट कैपिटल्स के लिए और मिलियन प्लस सिटीज़ के लिए, और इसको चेयर करेगा कौन, म्युनिसिपल कमिश्नर। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप ध्यान से सुनना। ये स्लाइड को देखो आप, ठीक है, और छोटा हो जा, हाँ, ये स्लाइड को देखो आप और इसके प्रॉपर आंसर करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्या अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विल बी चेयर्ड बाय, इसको चेयर कौन करेगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया म्युनिसिपल कमिश्नर चेयर करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनो, जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है क्या इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दी गई है, तो नेशनल, ठीक है, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को भाई स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दी गई है। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ट्रू। और एक क्वेश्चन है, क्या जो सेक्शन 60A है इंट्रोड्यूस करा गया है डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2025 के थ्रू अंदर, ये रिलेट करता है किससे, ये एक टाइप का पेनल्टी प्रोविजन है। ठीक है, बेसिकली आप ये याद रखना। देखो हमने 3 एक्ट्स तो प्रॉपरली डिस्कस कर लिए हैं, इससे बाहर नहीं बनेगा अगर इस एक्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया। अब एक ये लास्ट इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, आगे के अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। शांति एक्ट, ठीक है, शांति एक्ट किस चीज़ के रिगार्डिंग है, जो मेरा शांति एक्ट है। ठीक है, ये डील करता है कि हम कंसोलिडेट करें और मॉडर्नाइज करें, कंसोलिडेट करें और मॉडर्नाइज करें किसको, इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी लीगल फ्रेमवर्क को। ठीक है, इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी लीगल फ्रेमवर्क को हम मॉडर्नाइज करें, उसी के रिगार्डिंग आया है ये शांति एक्ट। मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह वगैरह सब हैं इसमें। अब इस एक्ट के बारे में सुन लो। ठीक है, अब इस एक्ट के बारे में सुन लो। कोर आइडिया क्या था इसका कोर आइडिया सुन लो कि जो इंडिया के जो न्यूक्लियर लॉज थे, इंडिया के जो न्यूक्लियर लॉ थे वो फ्रेगमेंटेड थे। क्या थे, फ्रेगमेंटेड थे। अब क्या करा जाएगा, उनको सिंगल मॉडल लॉ बना दिया जाएगा, सिंगल
मॉडर्न लॉ एक ही विंडो में डाल दिया जाएगा मतलब ओवरऑल। अब इसके आपको मैं मेजर हाइलाइट्स बता देता हूँ, ये तो बेसिकली इसलिए आया गया है, ठीक है। अब मेजर हाइलाइट्स देख लो, हर टॉपिक में हम ऐसी बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आई हैं, उसके मेजर हाइलाइट्स डिस्कस कर ले रहे हैं। पहला देखो क्या है, ठीक है। पहला देखो, जो NPCIL थी उसकी जो मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। जो NPCIL थी उसकी जो मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। मतलब NPCIL की, अरे पेन क्यों नहीं चल रहा, NPCIL जो थी उसकी मोनोपोली जो थी, सिंगल था तो उसकी मोनोपोली थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। आज की डेट में क्या है, आज की डेट में इसमें प्राइवेट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फॉरेनर्स भी अलाउड हैं, ठीक है। बट क्या बोला गया है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ होंगी वो न्यूक्लियर पावर जनरेशन में रहेंगी और प्लांट ऑपरेशन में रहेंगी, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में रहेंगी और लिमिटेड फ्यूल सप्लाई एक्टिविटीज़ उनके पास होगी। और प्रायर सेफ्टी ऑथराइजेशन करा गया है, मतलब सेफ्टी ऑथराइजेशन कर दिया गया है जो रेडिएशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी उनके लिए, ठीक है। और एक बात और सुनो, एक बात और, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो NPCIL है, मतलब उसका जो है कंप्लीट तरीके से उसको एंड नहीं करा गया है। जैसे सेंसिटिव फ्यूल साइकिल एक्टिविटीज़ होंगी, फ्यूल मैनेजमेंट, रीप्रोसेसिंग, हैवी वाटर प्रोडक्शन, ये सब में गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहेगा, इसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। किन किन एक्टिविटीज़ में नहीं होगा, ये आपका MCQ में पूछ सकते हैं, किन किन एक्टिविटीज़ में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। जैसे फ्यूल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं और रीप्रोसेसिंग है और हैवी वाटर प्रोडक्शन है और स्ट्रैटेजिक एनरिचमेंट है। इन चीज़ों में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ये चीज़ें गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के ही अंडर रहेंगी, ठीक है। समझ गए ना? हाँ, और एक चीज़ और, पहली हाईलाइट समझ गए होगे आप। दूसरी हाईलाइट क्या थी कि जो AERB थी, AERB को स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया, ठीक है, ठीक है ना, समझ गए ना, सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से ही ये AERB को स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया है, ठीक है। और क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट की मोनोपोली तो मैंने आपको बता दिया, और एक इसमें टारगेट रखा है। टारगेट क्या है, टारगेट क्या रखा है कि हमें, ये मेंस के लिए आपके काम आएगा, 100 गीगावाट न्यूक्लियर प्रोड्यूस करना है बाय 2047 था आई गेस, ठीक है। और पाँच स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को सेटअप करना है इंडिजीनियसली मेड, ठीक है, उनको 2033 की, जिसकी वर्थ अराउंड थी 20 करोड़, ठीक है। तो इसमें यही था। अब इसके रिगार्डिंग मैं कुछ क्वेश्चंस बोल देता हूँ, हाँ ये भी लिख देते हैं चलो, कि यार जब सब लिख ही दिया, गवर्नमेंट मोनोपोली भी लिख ही देते हैं क्योंकि ये लास्ट आर्टिकल है। गवर्नमेंट की मोनोपोली किस किस चीज़ में रहेगी, गवर्नमेंट की मोनोपोली रहेगी स्पेंट फ्यूल में, एनरिचमेंट में और रीप्रोसेसिंग में, ठीक है। अगला एक्ट ये है, अब इसको कल डिस्कस करेंगे हम। तो अब जो ये एक्ट था, ये इंपॉर्टेंट एक्ट था, ठीक है। अब अच्छा हाँ, एक चीज़ और देखो कि 2 एक्ट जो इसने मर्ज करे हैं वो कौन कौन सा थे। एक था एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और एक था सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको मर्ज करके शांति एक्ट आया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनो और ये स्लाइड को देखना आप लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन, क्या AERB को स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया है, हाँ या ना? तो देखो मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि AERB को स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया है, ठीक है, ठीक हो गया। क्या NPCIL की मोनोपोली को एंड कर दिया गया है और अलाउ करा गया है प्राइवेट और फॉरेन पार्टिसिपेशंस को, ठीक है कि गलत है? तो मैंने आपको बता दिया था कि NPCIL को मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया है, प्राइवेट और फॉरेन का पार्टिसिपेशन अलाउड है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, क्या न्यूक्लियर सिविल लाइबिलिटी रिमेन्स प्राइमरीली विद द ऑपरेटर? ये मैंने आपको बताना भूल गया था कि हाँ ये लेकिन ठीक है,
जो न्यूक्लियर सिविल लायबिलिटी होगी वो प्राइमरली जो रहेगी वो ऑपरेटर के ही पास रहेगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको प्रॉपर समझ आया होगा। ये बने रहिएगा। हमने आज की वीडियो में कितना कवर करा वो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि मैंने एक्ट्स तो सारे लिख ही दिए थे एक जगह पे। तो हमने आज ये कवर करा, ये कवर करा, ये कवर करा और ये कवर करा। बहुत एक्ट्स हैं अभी तो। जो मैं 4-5 वीडियो कह रहा था शायद लंबी जाएंगी, क्योंकि मैं बहुत आपको प्रॉपर स्पेसिफिक डिटेल्स में समझा रहा हूँ जो मुझे पता है इनके बारे में। तो बने रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के पास, ज़रूरतमंदों तक पहुँचाओ ये वीडियो, क्योंकि ये हेल्पिंग नेचर है सबका। मैं भी पढ़ ही रहा हूँ। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी के साथ।